नमस्कार मित्रों, गुरुशरण क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र यादव आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हम 1857 क्रांति के चैप्टर को लेकर हम बात कर रहे थे। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। उनमें से हमने बात की कि सबसे पहले अजमेर में नसीराबाद में सैनिक छावनी में क्रांति हुई, उसके बाद में नीमच में सैनिक छावनी में जो क्रांति है वहां पर हुई, फिर उसके अलावा देवली में, और फिर बात कर रहे थे हम एरनपुरा सैनिक छावनी की। एरनपुरा के सैनिकों द्वारा सहयोग किया गया आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का। कुशाल सिंह चंपावत ने एरनपुरा के सैनिकों की सहायता से जोधपुर के शासक और अपनी अंग्रेज सेना थी उसको 2 बार पराजित किया, जिसमें अपने बिथोड़ा का युद्ध फड़ा था और चेलावास का युद्ध फड़ चुके थे। बिथोड़ा और चेलावास के युद्धों के बाद में विजय होने के उपरांत यहां जो एरनपुरा के सैनिक थे वो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अब जब हम बात करेंगे कि यहाँ शासक है ठाकुर कुशाल सिंह, तो उसके द्वारा भी अपना ये दुर्ग छोड़कर अपने मेवाड़ की ओर शरण ली जाती है और फिर बाद में वो नीमच में जाकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ एक सेना और बनाई जाती है जिस सेना के द्वारा यहाँ आहुआ पर अधिकार किया जाता है। तो इनकी हम बात करते हैं आज। तो नेक्स्ट एरनपुरा सैनिक छावनी के आगे की हम बात करें। देखो, हम बात कर रहे थे चेलावास का युद्ध और बिथोड़ा का युद्ध। 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बिथोड़ा का युद्ध। इसमें भी ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हो गई थी। उसके बाद में हम बात करें 18 सितंबर, इसके 10 दिन बाद में 1857 को इस युद्ध की भी हम बात करें। यह था बेटा चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध। चेलावास युद्ध को ही कहते हैं गोरे व कालों का युद्ध। गोरे व कालों का युद्ध। इन दोनों युद्धों में अंग्रेजी सेना को पराजित कर जो एरनपुरा के सैनिक थे वो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। ये दोनों जो युद्ध है एरनपुरा सैनिक छावनी के क्रांतिकारियों द्वारा कुशाल सिंह की सहायता की जाती है, तो इनकी सहायता से विजय कर पाते हैं। तो इनमें विजय होती है। दोनों युद्धों में विजय किसकी हुई? ठाकुर कुशाल सिंह की। अब विजय की हम बात कर लेते हैं। उसके बाद में देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं एरनपुरा के सैनिक। एरनपुरा सैनिक शिवनाथ सिंह के निर्देशन में दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। नेतृत्व में इन्होंने प्रस्थान किया दिल्ली की ओर। एरनपुरा के जो सैनिक होते हैं शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे हम बात करें तो शिवनाथ सिंह का संबंध है, तो इनका संबंध है आसोपा से। आसोपा के संबंध हमने बात की कि 1857 क्रांति में ठाकुर कुशाल सिंह के सहयोगी जो सामंत थे, कुशाल सिंह के सहयोगी सामंत, तो यहां आसपास के जो सामंत थे उन्होंने सहायता की थी। उनमें हम आसोपा के ठाकुर की बात करेंगे। आसोपा के ठाकुर थे, आलनी आवास के ठाकुर थे। आलनी आवास के ठाकुर ने इनकी सहायता की थी। लांबिया के ठाकुर प्रति सिंह थे, उन्होंने भी इनकी सहायता की थी। और अपने मेवाड़ में बात करें तो केसरिया के रावत जोध सिंह द्वारा भी इनकी सहायता की गई थी। रावत जोध सिंह
यहां बात करें लामिया की तो यहां के पृथ्वी सिंह और आसोपा की बात करें तो अपने शिवनाथ सिंह, इनके द्वारा ठाकुर कुशाल सिंह की सहायता की जाती है। तो इन रियासतों के या जो सामंत थे उन सामंतों द्वारा कुशाल सिंह की सहायता की गई और कुशाल सिंह ने इनकी बदौलत अंग्रेजी सेना और मारवाड़ की सेना को 2 बार पराजित किया था। इसके बाद में ये सेना है एरनपुरा की जो सैनिक है शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जब ये दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं, यहां तक की बात इसको देख लीजिए, दिल्ली की ओर जब ये प्रस्थान करते हैं तो अपने नारनौल के समीप एक अंग्रेज अधिकारी है गैरार्ड, इसके द्वारा इनका पीछा किया जाता है और इनके द्वारा इनको यानी कि शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में जो अपने एरनपुरा के सैनिक थे इनको पराजित कर दिया जाता है। इनको पराजित कर दिया जाता है। तो वो सैनिक अधिकारी कौन है जिनके द्वारा इनकी टक्कर होती है, तो वो है गेरार्ड। अब उसके बाद में जब एजीजी को इस घटनाक्रम की हम बात कर ही चुके थे कि इस प्रकार से रहा था, तो एजीजी है अपने एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, के निर्देशन में एक सेना तैयार की जाती है। इन्होंने एक सेना का गठन किया और आवा पर अधिकार करने के लिए। तो उस सेना में देखो पालनपुर के सैनिक, पालनपुर की सेना और उनके साथ सेना मिलाई नसीराबाद की सेना, नसीराबाद की सेना। और इस सेना का जो नेतृत्व है वो किया होम्स ने, नेतृत्व करता था इस सेना का होम्स। और होम्स के निर्देशन में एजीजी ने ये जो तैयार सेना थी कि हम इस प्रकार से हार गए, तो इस प्रकार की जो घटनाक्रम था, 2 बार हम युद्धों में पराजित हुए, तो इसका पूरा का विवरण दिया जीजी को यानी कि गवर्नर जनरल को। और गवर्नर जनरल द्वारा एक प्रकार से सेना भेजकर आवा पर अधिकार करने के लिए निर्देश दिए और होम्स के निर्देशन में आवा पर सेना भेजी जाती है। आगे देखो हम बात करें इनके द्वारा 20 जनवरी को, कब 20 जनवरी 1858 को आवा पर आक्रमण किया जाता है। कहां आक्रमण किया गया? आवा पर आक्रमण किया जाता है। तो आवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह, कुशाल सिंह यहां से पलायन कर जाते हैं मेवाड़ की ओर और मेवाड़ के रावत जोश सिंह के पास में शरण लेते हैं और वहां से फिर आगे पलायन करते हैं, नीमच की ओर चले जाते हैं। हम बात करें तो इन्होंने लामिया का जो ठाकुर था पृथ्वी सिंह, इनको आवा की जिम्मेदारी सौंप दी और खुद यहां से निकल जाते हैं। होम्स के द्वारा आक्रमण किया गया 20 जनवरी को और होम्स ने आक्रमण कर अधिकार किया आवा पर। इनके द्वारा आवा पर अधिकार किया गया 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1858 को। इस प्रकार से हमने बात की कि एजीजी के नेतृत्व में जो सेना बनी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा, उसमें पालनपुर के सैनिक होते हैं और नसीराबाद के भी सैनिक होते। उनकी सेनाओं का नेतृत्व करने वाले थे होम्स। होम्स के द्वारा 20 जनवरी 1858 को आवा पर आक्रमण किया जाता है। कहां आक्रमण किया गया? आवा पर। आवा पर जब आक्रमण किया जाता है तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह आवा छोड़कर पलायन कर जाते हैं मेवाड़ की ओर और मेवाड़ से फिर आगे बढ़ जाते हैं, वो नीमच की ओर चले जाते हैं।
और आवा की जिम्मेदारी वो छोड़कर जाते हैं लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह के भरोसे। इधर से होम्स ने आक्रमण किया 20 जनवरी को, और 24 जनवरी को आवा पर इन्होंने अधिकार कर लिया। पूछा जाए आवा पर अंग्रेजी अधिकार पुनः कब हुआ, तो आवा पर अधिकार होता है 24 जनवरी 1858। नेक्स्ट हम बात करें आगे। कुशाल सिंह यहां से गए अपने जोध सिंह है, रावत जोध सिंह, कोठारिया के रावत है बेटे। कहां के रावत है? कोठारिया के। इन्होंने इनको शरण दी, इन्होंने इनको शरण दी। उसके बाद में कुशाल सिंह ने जाकर नीमच में अंग्रेजों के समक्ष 1860 में आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों द्वारा कुशाल सिंह पर लगे हुए आरोपों की जांच की गई और जांच करने के आयोग बनाया गया जिसका नाम था मेजर टेलर आयोग। मेजर टेलर आयोग। यदि पूछे कुशाल सिंह द्वारा आत्मसमर्पण कहां किया जाता है, तो इनके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया नीमच में। कहां किया जाता है? नीमच में। और इनकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया, तो जांच आयोग का नाम क्या है? तो जांच आयोग है मेजर टेलर आयोग दो। मेजर टेलर आयोग ने इनकी जांच की कि जो एरमपुरा के सैनिक थे उनकी वजह से लड़ा या अपने निजी कारणों के साथ इन्होंने मारवाड़ की सेना के साथ युद्ध किया। तो इस प्रकार की जांच करने के बाद में इस आयोग ने यह निर्णय दिया कि मेवाड़ के शासक और आवा के ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य आपसी करों को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके तहत उन्होंने आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने मारवाड़ के शासक तख्त सिंह के साथ युद्ध लड़ा, और उसी के तहत अपने ये दो युद्ध होते हैं। तो मेजर टेलर आयोग ने इनको निर्दोष साबित कर रिहा किया, निर्दोष साबित करके इनको रिहा कर दिया। तो यहां से रिहा होने के बाद में ठाकुर कुशाल सिंह उदयपुर में रहते हैं, और यहीं रहते हुए उदयपुर में 1864 में इनकी यहां मृत्यु हो जाती है। वापिस एक बार आवा चले हम। आवा में इन्होंने लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह के भरोसे आवा का जो जिम्मेदारी है उनको सौंपकर ये निकले थे, जबकि होम्स के द्वारा इन पर आक्रमण किया गया आवा पर, और 24 जनवरी को आवा पर अधिकार कर लिया जाता है। आवा पर उनको मिलती है एक प्रतिमा होम्स को, जिसका नाम था सुगाली माता। कौन सी प्रतिमा मिलती है? सुगाली माता। इनकी प्रतिमा की हम बात करें तो इस प्रतिमा में 10 सिर, प्रतिमा में 10 सिर थे और 54 भुजाओं वाली प्रतिमा है। तो 54 हाथ और 10 सिर वाली कोई प्रतिमा है, तो वो प्रतिमा है कौन सी? सुगाली माता की प्रतिमा। इस सुगाली माता को 1857 क्रांतिकारियों की देवी भी कहा जाता है। 1857 ईस्वी की क्रांतिकारियों की देवी भी कहा जाता है। कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी भी से कहा जाता है। इस प्रतिमा को होम्स द्वारा जो अंग्रेज अधिकारी था, जो आवा पर अधिकार करता है,
होम्स से वहां से उठाकर अजमेर ले आया। कहां ले आया? अजमेर। इस प्रतिमा को, इन्होंने मानना ऐसा है कि इन अंग्रेजों को यदि हराने की कोई शक्ति है तो उन यहाँ के क्रांतिकारियों ने या ठाकुर कुशाल सिंह ने इसी माता के प्रभाव से अंग्रेजों को पराजित किया। तो उन्होंने सुगाली माता की प्रतिमा को वहां से उठाया और कहां लेकर आ गए? अजमेर में। वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में ये जो प्रतिमा है अपनी सुगाली माता की प्रतिमा, ये बांगड़ संग्रहालय में, बांगड़ संग्रहालय में स्थित है। कहां स्थित है? बांगड़ संग्रहालय में स्थित है। अब और बात करें हम इस आह्वा संबंधित, तो आह्वा में 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ, क्रांति के 2 विजय स्तंभ है, 2 विजय स्तंभ है। देखो 2 बार युद्ध हुए हैं, एक बिथोड़ा, एक चेलावास। बिथोड़ा का युद्ध और एक चेलावास का युद्ध। इन दोनों युद्धों में अंग्रेजों को पराजित किया गया। तो इन दोनों युद्धों के 2 विजय स्तंभ, या पूछ ले 1857 क्रांति के 2 विजय स्तंभ कहां है? तो 2 विजय स्तंभ अपने कहां पर है? आह्वा कहां है? पाली में। और यदि आपसे पूछे 1857 क्रांति के दौरान एरनपुरा के सैनिकों की आह्वा के ठाकुर कुशाल सिंह के साथ मुलाकात कहां हुई थी? तो खेरवा नामक स्थान पर इनकी मुलाकात होती है। अब विजय स्तंभ की बात आ गई तो हम बात करते हैं विजय स्तंभ को लेकर एक बार। विजय स्तंभ, देखो राजस्थान में सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है वो बयाना में है। और यहां जो विजय स्तंभ है बयाना का, उसको हम बोलते हैं, बयाना का विजय स्तंभ है समुद्रगुप्त के समय का। समुद्रगुप्त के समय का है। किसके समय का है? समुद्रगुप्त। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ माना जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ माना जाता है, सबसे प्राचीन विजय स्तंभ। आगे हम बात करें नेक्स्ट, तो अपने जो प्रसिद्ध विजय स्तंभ है राजस्थान का, प्रसिद्ध विजय स्तंभ, उस विजय स्तंभ की हम बात करें तो वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तो 1437 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था मालवा के शासक और कुंभा के मध्य। तो सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में मनाया गया था। सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया गया था। और देखो हम बात करें नेक्स्ट, और विजय स्तंभ कहां है? तो भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था, उसके भी विजय स्तंभ अपने राजस्थान में है। भारत और पाकिस्तान युद्ध विजय के स्तंभ, युद्ध विजय स्तंभ, युद्ध विजय स्तंभ। तो यहां के हम विजय स्तंभ की बात करें तो यह है तन्नौट में, और तन्नौट स्थान है जैसलमेर में। और यहां एक देवी है जिसका नाम है तन्नौट माता। कौन सी माता के मंदिर में है? तन्नौट माता मंदिर में। इसे रुमाली वाली माता कहते हैं। इसे राजस्थान के थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। राजस्थान में थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। और यहां की बात करें तो इसकी पूजा बीएसएफ के जवानों द्वारा की जाती है। लोक देवी में हम पढ़ते हैं
कि तन्नोट माता का मंदिर तन्नोटिया या तन्नोट गांव जैसलमेर में है, और भारत और पाकिस्तान युद्ध के दो विजय स्तंभ यहाँ पर हैं। रुमाली वाली माता इनको कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी इनको कहा जाता है, और बीएसएफ के जवानों की देवी इनको कहते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान के विजय स्तंभों की बात हुई। अब देखो, आपके इस मैटर को देने के लिए कल हमने बात की थी किससे कि भाई इस प्रकार से आप अब मतलब स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी समय दिया करो, तो आप इस मैटर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। आहुआ में दो विजय स्तंभ है, बिथोड़ा और चेलावास का। आहुआ पाली में है। दो विजय स्तंभों के अलावा राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है बयाना भरतपुर में, और समुद्रगुप्त के समय का है, वो सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है। प्रसिद्ध विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, और सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। भारत पाक युद्ध के दो विजय स्तंभ हैं, वो अपना तन्नौट में जैसलमेर में तन्नौट माता के मंदिर के प्रांगण में है। आगे बढ़े हम इसको लेकर। ये हुई अपने एरनपुरा सावनी और आहुआ की क्रांति। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कोटा का विद्रोह। कोटा का विद्रोह है, यहां किसी एक बटालियन के द्वारा या किसी एक सैनिक छावनी द्वारा कोई क्रांति नहीं होकर, बल्कि यहां की जनता द्वारा क्रांति की जाती है। यहां की जनता के द्वारा क्रांति की जाती है। तो कोटा में जो क्रांति हुई उसकी समय तिथि है 15 अक्टूबर 1857। 15 अक्टूबर 1857 को यहां पर हम बात करें तो कोटा की जनता द्वारा विद्रोह किया जाता है। कोटा की जनता, और हम यहां और दो बटालियन बात करें तो एक भवानी बटालियन है, और भवानी पलटन जिसको हम कह सकते हैं, और एक है नारायणी पलटन। विद्रोह के इन दो पलटन द्वारा यहां क्रांति की जाती है। जबकि हम नेतृत्व करने की बात करें तो यहां नेतृत्व करने वाले थे लाला जयदयाल, लाला जयदयाल, और दूसरे की बात करें तो रिसालेदार थे मेहराब खां। रिसालेदार मेहराब खां, इनके द्वारा कोटा की जनता को क्रांति के लिए प्रेरित किया गया, और भवानी पलटन और नारायणी पलटन द्वारा कोटा में क्रांति की जाती। कोटा में क्रांति हुई 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। अब यहां की जनता ने जब विद्रोह किया तो इन्होंने कोटा के शासक, तो उस समय कोटा का शासक था, कोटा का शासक राम सिंह। कोटा का शासक है राम सिंह। और वहीं बात करें कोटा दुर्ग में तो यहां कोटा में पॉलिटिकल एजेंट है, पॉलिटिकल एजेंट जिनका नाम है मेजर बर्टन। मेजर बर्टन। और हम बात करते हैं आगे तो यहां कोटा दुर्ग में ही एक डॉक्टर है, डॉक्टर सैडलर, और उसके दो पुत्र हैं, डॉक्टर सैडलर और इनके पुत्र आर्थर फ्रैंकलिन। इनकी ही क्रांतिकारियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। इनकी क्रांतिकारियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बटन। मेजर बटन, मेजर बटन का सिर काटकर बाले में उसको पिरोकर पूरे कोटा दुर्ग में घुमाया गया। कोटा शहर में घुमाया जाता है। कोटा शहर में घुमाया जाता है। आगे हम बात करें, और शासक था अपने यहां कोटा का राम सिंह। कोटा के शासक थे
राम सिंह, राम सिंह को कोटा दुर्ग में ही नजरबंद कर दिया जाता है। राम सिंह को कोटा दुर्ग में नजरबंद कर दिया जाता है। देखो हम बात करें एक बार फिर। पॉलिटिकल एजेंट थे कोटा के मेजर बटन, शासक है यहाँ के राम सिंह। शासक की बात करें तो शासक है राम सिंह, और इन्हें डॉक्टर सैडलर, इनके दो पुत्रों की यहाँ क्रांतिकारियों द्वारा हत्या कर दी जाती है, और मेजर बटन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में इसको घुमाया जाता है, और राम सिंह को कोटा दुर्ग में ही नजरबंद कर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करें एक समझौते की, तो यहां पर अपना एक वल्लभ संप्रदाय है, उसकी एक पीठ है जिसका नाम है मथुरेजी का मंदिर। उस मथुरेजी मंदिर के महंत हुआ करते थे। उन महंत के द्वारा कोटा की जनता, यानी कोटा के जो विद्रोही थे उनके बीच में, क्रांतिकारियों के बीच में और शासक के बीच में एक समझौता करवाया गया, और समझौता कराकर इनका बचाव किया जाता है राम सिंह का। इस प्रकार से कोटा पर अधिकार हो जाता है क्रांतिकारियों का। लगभग 6 माह तक कोटा पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा। कोटा पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा। अब कोटा पर पुनः अधिकार करने के लिए एजीजी ने एक योजना बनाई। तो उस समय कोटा का अपने मेजर बटन है उसकी तो हत्या हो ही चुकी थी पॉलिटिकल एजेंट की। तो एजीजी थे राजस्थान के पैट्रिक लॉरेंस ने रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना तैयार की, और इनके सहयोग के लिए करौली के शासक मदनपाल को भेजा। करौली के शासक मदनपाल को भेजा। करौली के शासक मदनपाल की सहायता से अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने पुनः कोटा पर पुनः अधिकार किया। कोटा पर पुनः अधिकार किया। कोटा पर अक्टूबर में क्रांति हुई थी। अक्टूबर में क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। उसके बाद में लगभग मार्च 1858 तक अधिकार रखते हैं। उसके बाद में जब इनके द्वारा पुनः अधिकार किया जाता है तो यहां कोटा के शासक राम सिंह के प्रभाव पर अधिकार पड़ता है। राम सिंह को पहले जो तोपों की सलामी दी जाती थी, उस तोपों की सलामी में कमी कर दी गई। अंग्रेजों द्वारा उनको आरोपी मानकर कि इनके ही निर्देशन में, इनके ही प्रभाव के कारण क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को मारा, और इस प्रकार से इनके तोपों की सलामी को घटाकर अपने करौली के शासक मदनपाल की तोपों की सलामी बढ़ा दी जाती है। तोपों की सलामी इनकी बढ़ाई गई, यानी कि तोपों की सलामी में वृद्धि की जाती है और इनके तोपों की सलामी में कमी कर दी जाती है। लाला जयदयाल और मेहराब खां को कोटा में फांसी दी जाती है, और इस प्रकार से पुनः कोटा पर अंग्रेजों का अधिकार मार्च 1858 तक हो जाता है। तो अपने कोटा में क्रांति करने वाले जो 2 प्रमुख हैं उनकी बात करें एक बार। तो कोटा में विद्रोह किया जाता है 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व करने वाले थे लाला जयदयाल और रिसालेदार मेहराब खां। यहाँ की जनता को अग्रसर करते हैं, प्रेरित करते हैं, और यहाँ 2 बटालियन होते हैं, भवानी पलटन और नारायणी पलटन के द्वारा विद्रोह होता है। उस समय कोटा का शासक था राम सिंह, और वहां के पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बटन। आगे हम बात करें, पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है, जबकि वहां के अंग्रेज डॉक्टर सैडलर, उनके पुत्र अर्थ और फ्रैंकलिन की हत्या कर दी जाती है।
शासक राम सिंह को कोटा दुर्ग में ही नजरबंद कर दिया जाता है। मथुरेश जी मंदिर कोटा के महंत द्वारा क्रांतिकारियों और राम सिंह के मध्य एक समझौता करवाया जाता है। आगे हम बात करें, जब इस प्रकार का वातावरण रहा, लगभग 6 माह तक कोटा पर क्रांतिकारियों का शासन रहता है, तो अपने राजस्थान के अंग्रेज अधिकारी AGG द्वारा सेनापति रॉबर्ट्स और एक करौली के शासक मदनपाल की संयुक्त सेना द्वारा पुनः कोटा पर